हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चैप्टर है 13 न्यूट्रिशन और बुक्स है हमारी कम्युनिटी। तो भैया इसमें हमारा जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आयोडीन। तो भैया इसमें जानेंगे, प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने मैग्नीशियम, सोडियम और एक्स्ट्रा चीजों के बारे में जाना था। तो इसमें हम देखेंगे आयोडीन के बारे में कि आयोडीन जो होता है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। आयोडीन इज ए ट्रेस एलिमेंट। तो आयोडीन क्या है? एक ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि एक तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व हम जिसको बोलते हैं, छोटे तत्वों में से एक है। इट इज द रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। तो भाई ये जो होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है हमारी बॉडी में? फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो ये थायराइड हार्मोन्स जो हमारे होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं, जैसे कि थायरेक्सन यानी कि T4 हम जिसको बोल देते हैं, और थायरोडो जो हमारा थायराइड से संबंधित यानी कि थायरोडो थायरोनिन जो हमारा होता है। ठीक है, जो हमारे ट्रायो में आ जाते हैं, जैसे कि इसमें जैसे हमारा ये आ जाता है थायरोक्सिन आ जाता है, थायरोक्सिन को हम T4 बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा T3 जो बोला जाता है वो हमारा बोला जाएगा ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, आयोडोथायरोनिन क्यों बोला जाए? क्योंकि आयोडीन जो है इससे संबंधित होता है, तो ये हमारा बोला जाएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो इसमें ये हमारा T3 के नाम से जाना जाता है। हार्मोन इज द थायराइड ग्लैंड्स, और इनका जो प्रोसेस होता है जो बनने का, उसके लिए थायराइड ग्रंथि का जो थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, थायराइड ग्लैंड्स जो होता है उसका हार्मोन ही हमारा होता है। ठीक है, तो ये जो आयोडीन इज द एसेंशियल्स इन of the min amount of for the normal growth and the development and well-being of human। तो भाई इंसान की अच्छी तरीके से ग्रोथ करने, डेवलपमेंट करने, या फिर किसी प्रकार की जो सामान्य जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है, यानी कि विकास, वृद्धि और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयोडीन की जो है, जो थोड़ी सी मात्रा में उसकी जो जरूरत है वो होती है। ठीक है, यानी कि ज्यादा तो ये नहीं कह सकते, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अच्छे जीवन के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो भाई इसमें हमारा आ जाता है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा सोर्सेज। तो भाई सोर्सेज जो हमारा इसके अंदर होता है, सोर्सेज में आ जाएगा द बेस्ट सोर्सेज ऑफ द आयोडीन। बेस्ट सोर्सेज आयोडीन आर सी फूड। तो भाई हमारे जो जितने भी समुद्र से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि सी फिश, समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, नमक है, कोड लिवर ऑयल्स है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ ऑफर इन द अदर्स। तो भाई इसमें जो हमारे समुद्र में पाए जाने वाली जितनी भी जो चीजें होती है, समुद्र मछली, कोड मछली, लिवर, तेल, इनके अंदर हमारा पाया जाता है। और कुछ खाद्य पदार्थ और भी होते हैं हमारे, जैसे कि दूध है, मीट है, वेजिटेबल्स है, जो हमारे अनाज होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। द आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रेश वाटर। तो भाई आयोडीन का जो कंटेंट होता है, जो हमारा पीने वाला जो पानी होता है, उसके अंदर भी स्मॉल एंड वेरी ऑफ द वेरिएबल्स अबाउट द 1 से 50 माइक्रोग्राम्स। तो भाई इसमें जो हमारा जो थोड़ी ही मात्रा में जो हमारी सब्जी है, अनाज, उनके अंदर तो पाया जाता है, उसकी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है उनके अंदर भी। और ताजे जो पानी या जो हम पीते हैं, पानी में भी आयोडीन की मात्रा जो है वो कम और बहुत ही परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो जो पानी होता है ना हमारा, कान जो फ्रेश वाटर होता है, स्मॉल भी होती है और वेरिएबल्स भी होती है, यानी कि थोड़ी मात्रा में भी पाया जाता है पीने वाले पानी के अंदर आयोडीन, और जो है प्रिवेंटेबल नहीं, इसको वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी कि बदलाव जिसके अंदर आ जाता है वो हमारा वेरिएबल होता है। तो इसमें जो लगभग होता है 1 से लेकर 50 माइक्रोग्राम, 1 लीटर के अंदर 1 से लेकर 50 माइक्रोग्राम तक आयोडीन हमारा जो है वो मिलता है। अबाउट 90% ऑफ आयोडीन कम्स फ्रॉम द फूड ईटन, द रिमाइंडर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। द आयोडीन कंटेंट ऑफ द soil determine it's the presence of both water and the locally growth foods, and deficiency is the जो हमारा जियो केमिकल इन नेचर, यानी कि प्राकृतिक में जो हमारा जमीन की जो चीजें होती है उनसे संबंधित। तो इन्होंने बताया अबाउट 90% ऑफ आयोडीन। तो अभी लगभग 90% जो हमारा आयोडीन है वो हमारा किससे मिलता है? वो हमारा मिलता है खाने से, भोजन से हमारा मिल जाता है। ठीक है, और शेष बचा हुआ हमारा किससे मिल जाएगा? पीने के पानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, ये जो हमारा मिट्टी जो होती है ना, जैसे आयोडीन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो भी जो हमारी मिट्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिस जैसे कि मिट्टी है उसके अंदर हमारे जो खाद्य पदार्थ है वो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पानी भी डलता है, तो पानी के अंदर जो है उसमें भी कंटेंट होता है हमारा आयोडीन का। जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी हमारा कंटेंट होता है आयोडीन का। तो जिस मिट्टी के अंदर वो जो खाद्य पदार्थ जो हमारे उगाए जाते हैं, तो उसके अंदर कितना आयोडीन कंटेंट हमारा है उस पर अच्छे तरीके से निर्धारित करती है ये चीजें, कि जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन की जो है क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। इसलिए देखा जाता है कैसे पानी में होने वाले, कई बार बोला जाता है ऐसे पानी की जो सब्जियां हैं, सब्जियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी गलती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो वाटर कंटेंट और जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, मिट्टी के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है हमारा एलिमेंट का, तो उस पर निर्धारित करते हैं सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो कमी होती है, ये जो डेफिशिएंसी होती है, तो अगर आयोडीन की कमी इसके अंदर नहीं है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जो जियो केमिकल हो इन नेचर, यानी कि प्रकृति के अंदर जो हमारे केमिकल यानी कि जो रासायनिक चीजें हैं हमारी जमीन के अंदर
हमारी मिट्टी के अंदर, तो वही उसकी कमी की वजह से भी ये हमारी हो जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भी हमारी जो जमीन का उपजाऊ होना, जमीन के अंदर एलिमेंट कंटेंट कितना कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर जो उसे दिया जाने वाला जो पानी होता है, पानी के अंदर किस किस तरीके की क्वालिटी वाले हमारा कंटेंट एलिमेंट है, वो भी हमारा देखा जाता है। तो वही उसी पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो किस लेवल का है। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे गोइट्रोजेंस। तो भाई गोइट्रोजेंस से हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो गोइट्रोजेंस आर द केमिकल सब्सटेंसेस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ गोइट्री। तो भाई गोइट्रोजेंस जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी कि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारा जो गोइट्री रोग होता है ना, उसको डेवलप करने का काम करता है। गोइट्री रोग जो घींगा जो गले के अंदर जो होता था, अब सुनने में नहीं आता, पहले ये बहुत ही ज्यादा महामारी के रूप में फैला हुआ था। तो गोइट्री जो प्रॉब्लम है, घेंगा जो रोग है, उसको डेवलप करने का काम करता है हमारा जो गोइट्रीजन जो है, ये हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है और गोइट्री को डेवलपमेंट करने का काम करता है। उनके गोइट्री की जो प्रॉब्लम होती है, घेंगा की जो प्रॉब्लम होती है, उसको बढ़ाने का काम ही करता है। दे इंटरफेयर विद आयोडीन यूटिलाइजेशन बाय द थायराइड ग्लैंड्स। तो ये क्या करता है, ये सबसे ज्यादा इंटरफेयर यानी कि दखलंदाजी करता है आयोडीन के यूटिलाइजेशन में, यानी कि आयोडीन का जो भी यूज होता है उसमें भी दखलंदाजी करेगा। और थायराइड ग्लैंड्स का जो भी काम होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड का कोई काम हो या फिर आयोडीन का किसी भी प्रकार का उपयोग हो, तो उसमें इंटरफेयर करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट दे में ओकर इन फूड एंड वाटर। तो ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम जो इसमें जो पानी पीते हैं, उसी के अंदर ये पाया जाता है। भोजन और पानी में पाए जा सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो मतलब ये तो डेली रूटीन की चीजें हैं, भोजन और पानी में पाए जा सकते हैं। और इसमें ब्रासिका जो इसका जो ग्रुप होता है ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी कि हमारी जो पत्ता गोभी है, फूल गोभी, जिसमें जिस ग्रुप के जिस वेजिटेबल्स ग्रुप के अंदर कैबेज आ जाती है या फिर क्लूफ्लावर आ जाता है, यानी कि हमारे जो पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, ठीक है, में कंटेन ऑफ द गोइट्रीजेनेसिस। तो इनके अंदर हमारे गोइट्रीजेनेसिस जैसे केमिकल सब्सटेंसेस जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें है डेफिशिएंसी, कि आयोडीन की जो कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी। तो आयोडीन की कमी जो है मोस्ट अबोज ऑफ द कॉन्फ्रेंस of the iodine deficiency is goitre, but recent study have the indicated that there is much wider spectrum of the disorder, some of them so severe as to be disabling. They include, तो इसमें सबसे पहले हाइपोथायरायडिज्म दे दिया है। ठीक है, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट एंड द इम्पेयर्ड जो हमारे मेंटल फंक्शन होते हैं, या फिर हमारे इंक्रीज रेट ऑफ द जो हमारे स्पॉन्टोसिस और अजप्शंस वाला जो काम हो जाता है, स्टिल बर्थ, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म, इंक्लूड द डीफ ऑफ द मेटिज्म एंड द मायो ऑफ द मेटोजम्स, या फिर हमारा जो क्रिटिनिज्म जो होता है इंक्लूड द ड्राफिज्म्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, शुरू से देखते हैं, द मोस्ट ऑब्जर्व द कॉन्फ्रेंस ऑफ द आयोडीन डिफिशियंसी। तो भाई आयोडीन की जो कमी होती है, ये सबसे आम, इसका जो आम परिणाम होता है ना, सबसे आम परिणाम जो होता है वो गोइट्री हो जाता है। ठीक है, तो घेंगा जो है वो एक आम परिणाम होता है, जैसे ही आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब जो रिसेंट जो स्टडी की गई है, रिसर्च की गई है, अध्ययन किया गया है, वो क्या इंडिकेट करती है, उनसे भी कई तरीके की बीमारियां और भी हो सकती है। ये पता चला है कि इससे और भी बीमारियां हो सकती है, ये नहीं है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो सिर्फ घेंगा रोग ही होगा, उसके अलावा और भी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कुछ बहुत ही जो हमारी बीमारी है बहुत ही खतरनाक भी बताई गई है। ठीक है, सीरियस बीमारी हो सकती है, और जो कि किस चीज का कारण बनती है, सम ऑफ द सिवियर टू दैट डिसबिलिंग। तो वो क्या बन जाती है भाई, अपंगता यानी कि विकलांगता, अपाहिज का कारण बन सकते हैं, अपाहिजता का कारण बन सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकती है आयोडीन की वजह से। कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, एक तो हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म में क्या हो जाता है, जो हमारी थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड ग्लैंड्स का सिक्रेशंस कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा हाइपोथायरायडिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसमें आ जाती है हमारी रिट्रेड फिजिकल्स। ठीक है, तो इसमें हाइपोथायरायडिज्म के बाद दूसरी हमारी जो बॉडी होती है, उसके अंदर जो विकास जो ग्रोथ होनी होती है उसके अंदर कमी आ जाती है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। डेवलपमेंट एंड द इंप्रेड मेंटल फंक्शन, और क्या डेवलप हो जाएगा, हमारा जो मेंटल फंक्शन है ना उसकी कमी होनी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जो मेंटल फंक्शन मानसिक रूप से जो हमारे फंक्शन है, हमारा जो मस्तिष्क काम कर रहा है, जो ब्रेन का जो काम है, उसमें कमी आ जाएगी और डेवलप होती चली जाएगी ज्यादा। नेक्स्ट सी में इन्होंने बताया इंक्रीज रेट ऑफ द स्पॉन्टेंसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे जो अबॉर्शंस वगैरह, स्टिल बर्थ, यानी कि सबसे ज्यादा रेट हमारा किस चीज का बढ़ेगा, सबसे ज्यादा रेट बढ़ेगा गर्भपात, जो जिसको बोलते थे अबॉर्शन। ठीक है, गर्भपात हो जाएगा और बच्चों की मृत्यु का कारण होता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होते हैं या फिर अबॉर्शन हो जाते हैं, तो ये रेट जो है ये ज्यादा बढ़ जाता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट डी में इन्होंने बताया है कि भाई इसमें न्यूरोलॉजिकल हमारा आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल इसमें जो हमारी नर्वस सिस्टम से संबंधित क्रेटिनिज्म जैसी समस्याएं आ जाएंगी, जिसमें हमारा इंक्लूड हो जाएगा डिफ यानी कि बहरापन। ठीक है, बहरापन आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा
मैक्सोडामेटस, ठीक है। तो मिक्सोए एडामेटस क्रिटिसिज्म इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारे डिजीज डिसऑर्डर के अंदर आती है, जिसमें हमारा इंक्लूड हो जाता है जैसे कि ड्राफिन्स, जैसे कि बोनापन, यानी बोनापन में क्या हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है ज्यादा, छोटी हाइट रह जाती है, ठीक है। तो ये हमारी गंभीर मानसिक बीमारी है, या फिर हमारे जो नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा जो है बोनापन होना या फिर विकार हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। विकार होना यानी कि अबनॉर्मलिटी हो जाना बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की, फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके की हमारी अबनॉर्मलिटी जो है वो हो सकती है। तो देख सकते हैं सीवियर मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाएगी, बोनापन, और मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। थोड़ा सा आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण ही हमारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले ये जाना जाता था कि जो गेंगा है उसका जो रीजन है वो सिर्फ आयोडीन की वजह से सिर्फ गेंगा की प्रॉब्लम ही होती है, बट ऐसा नहीं है। गोइट्री प्रॉब्लम ही नहीं होती है आयोडीन की कमी की वजह से, बहुत सारी और भी सीवियर डिजीज होती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको भरपूर मात्रा में आयोडीन जो है अपनी जो डेली रूटीन की जो डाइट है उसके अंदर शामिल करना चाहिए, ताकि जो बेबी होता है उसमें किसी भी प्रकार की अपाहिजनेस या फिर डिसेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो कंप्लीटली आयोडीन की मात्रा जो है अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें बताया गया हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या हो जाता है, किसी भी चीज में रुकावट होना, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा होना, ठीक है। तो ये हमारा पिछली जो लाइन थी उसी का बचा हुआ था। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है एक्सप्रेस दिस द स्टेट ऑफ द अफेयर्स मोर ऑफ द एक्यूरेटली द term endemic goitry is now replaced by them of the iodine deficiency disorder यानी कि IDD to refer to all the effect of iodine deficiency on human growth and the development which can be prevented by करेक्शन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। तो इनका कहना है कि जो हमारी किसी प्रकार की जो हमारी स्टेट है, स्टेट किस बात की स्टेट बताया इन्होंने कि जो हमारी स्टेट है अधिक जो मतलब बिल्कुल ही गहरे रूप से व्यक्त करने के लिए, तो उन्होंने क्या बताया, गहरे रूप से इस चीज को व्यक्त करने के लिए इसको एंडेमिक गोइट्री बता दिया है। एंडेमिक गोइट्री का मतलब हो जाता है कि जो स्थानिक रूप से एक महामारी हो जाना, कि डेंगू जो है स्थानिक रूप से फैल रहा है, तो एंडेमिक गोइट्री का नाम इसको दे दिया गया। इट नाउ रिप्लेस, तो ये बदल करके ये नाम इसका रख दिया गया और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यानी कि आईडीडी के नाम से जाना जाने लगा। तो रेफर टू ऑल द इफेक्ट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। तो इसमें जो भी हमारे आयोडीन की कमी से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, जितने भी इफेक्ट थे आयोडीन की कमी से होने वाले, उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई जो हमारे जितनी भी आयोडीन की कमी से होने वाली जितनी भी हमारी प्रॉब्लम थी ना, तो इसमें बदली जाने लगी कि भी आयोडीन डेफिशिएंसी में हमारे एंडेमिक गोइट्री के अंदर ही इसको जाना जाने लगा। तो फिर जब हमारी जो ह्यूमन ग्रोथ हुई ना, तो ह्यूमन ग्रोथ के अंदर विकार जो भी हमारी विकास हुआ या फिर आयोडीन की कमी में वो जो सभी प्रभाव जो हमारे दिखाई देने लगे, तो उसमें आयोडीन की कमी दूर करने के लिए मतलब ये कहा कि भी आयोडीन की कमी अगर दूर की गई ना, तो जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम है ना ये सारी की सारी कम की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन ग्रोथ के जो डेवलपमेंट विच कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द करेक्शन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन डेफिशिएंसी के अंदर करेक्शन की जाए तो ये जो बीमारियां होती हैं इनके विकास को रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल हो सकती है ये। यानी कि आयोडीन अगर भरपूर मात्रा में देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो होने वाली जो बीमारियां है डेफिशिएंसी की वजह से वो हमारी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ गोइट्री। तो गोइट्री को कैसे रोका जाए, गेंगा जो रोग है उसको कैसे रोकना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार ने पूरे देश में क्या किया, जो हमारा जो साधारण नमक के स्थान पर जो है आयोडीन युक्त जो नमक है, आयोडाइज जो सॉल्ट है वो देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें कॉमन साल्ट मिक्सड विद द पोटाशियम आयोडेट। तो उसके अंदर कॉमन सोल्ट था और कॉमन सोल्ट में क्या मिक्स किया गया, पोटाशियम आयोडेट जो चीजें हैं उसके अंदर जो है मिला करके दी गई, जो कि हमारा आयोडाइज नमक जो है बोला गया। तो इसमें प्लेस ऑफ द कॉमन सोल्ट ऑफ द थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो हमारा आयोडेट के साथ जो हमारा मिश्रण जो बनाया गया ना नमक का, जो साधारण नमक जो हमारा जो मिश्रण जो बनाया गया उसकी आपूर्ति हम जिसको बोलते हैं वो सुनिश्चित कर दी गई, ठीक है। उसको ये बोला गया कि ये जो नमक जो तैयार किया गया है इसमें सारी चीजें हैं, ये पूर्ण रूप से जो है सेफ है और ये पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए और हर किसी को अपनी जो डेली रूटीन है जो खाद्य पदार्थ है उनमें इसको शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हमारे आयोडाइज जो सॉल्ट होता है उसको लागू कर दिया और सप्लाई कर दिया गया। तो ये हमारी क्या था, गोइट्री को प्रिवेंशन यानी कि गोइट्री की रोकथाम के लिए किया गया कि खाने का जो भी हमारे पदार्थ है उसमें आयोडीन नमक का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द आयोडीन फॉर द एडल्ट इज अबाउट 150 माइक्रोग्राम्स। तो एक जवान आदमी जो होता है ना उसमें आयोडीन की मात्रा एक दिन में जो आवश्यकता होती है वो 150 माइक्रोग्राम इसमें होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिकमेंडेशन इज अबाउट 250 माइक्रोग्राम्स डेली। और एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को 250 से जो है माइक्रोग्राम डेली लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी में कितना फर्क है। तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की, बेबी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान उसे आयोडीन नमक का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो अभी नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, ये हम भी हमारी एक एलिमेंट ही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फ्लोरीन इज ए अनदर इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो भी फ्लोरीन जो है वो हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण है, ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म तत्व है, रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी। तो इसकी भी हमारे शरीर को जरूरत रहती है, लेकिन सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, इस सूक्ष्म तत्व की भी हमारी बॉडी को जरूरत रहती है। इट इज फाउंड मोस्टली इन बोन एंड टीथ, और ये जो पाया जाता है ये मुख्य रूप से जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उसमें हमारा पाया जाता है। सोर्सेज क्या क्या रहते हैं इसके, द मेन सोर्सेज ऑफ फ्लोरीन टू मैन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो भी इसका जो सबसे मेन सोर्सेज होता है, जो हमारा पीने का पानी होता है ना, उसके अंदर ये पाया जाता है। इट इज आल्सो फाउंड इज ट्रेस इन मैनी फूड्स। तो भी बहुत सारा भोजन भी होता है, बहुत सारे खाने की चीजें भी होती है जिसके अंदर ये पाया जाता है, जैसे कि सी फिश, समुद्र मछली जो होती है, चीज होता है, टी वगैरह होती है। यानी कि हमारा जो मुख्य पीने का पानी में तो होता ही होता है, खाद्य पदार्थों में हमारा जो सूक्ष्म मात्रा में ये हमारा पाया जाता है, समुद्र मछली है, पनीर और चाय। तो चाय पीनी चाहिए, ऐसी कोई खराब चीज तो नहीं होती चाय, है ना। तो टी में भी और चीज में भी, यानी कि जो हमारा पनीर होता है और जो चाय होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, और जरूरत तो होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे दांत और बोन के लिए। तो इफेक्ट क्या क्या रहते हैं इसके, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरिन्स एंड एसोसिएट विद द डेंटल क्राइसिस। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर फ्लोरिन की अगर कमी हो जाती है हमारी शरीर के अंदर, तो उसमें क्या हो जाता है, जो दांत जो होते हैं हमारे फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में सड़न हो सकती है। ठीक है, वहीं इसके अत्यधिक सेवन से हमारा जो मतलब कि सबसे पहले तो अगर कमी हो जाती है ना, तो डेंटल क्राइसिस हो जाएंगे, दांतों में सड़न होनी या दांतों में दर्द या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अनदर हैंड, और अगर दूसरी तरफ देखें ना, तो एक्सेसिव इनटेक अगर हम कर लेते तो गिव राइज ऑफ द कंडीशन कॉल्ड स्केलेटन फ्लोरोसिस ऑफ द क्रिपलिंग डिजीज। और अगर देखें तो अगर ज्यादा मात्रा में हम फ्लोरिन्स को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कंजप्शन करते हैं, तो हमारा स्केलेटन से समझ यानी कि जो हमारा ढांचा है फ्लोरेंस का, जो हमारा जो ढांचे से संबंधित जो फ्लोरेंसिस है नामक एक जो गंभीर बीमारी है वो हो जाती है। तो इसमें स्केलेटन फ्लोरोसिस एक हमारी क्या बीमारी का नाम है। ठीक है, क्रिम्पलिंग डिजीज है, बहुत ही गंभीर बीमारी है ये। ठीक है, और ये गंभीर बीमारी जो स्केलेटन फ्लोरोसिस जो है वो रिपोर्टेड इन द सर्टेन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो भी आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वहां का पार्ट होती है रिपोर्ट के अनुसार। और पंजाब वेयर द ड्रिंकिंग वाटर कंटेन एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। तो भाई पंजाब में अगर देखा जाए तो जहाँ पीने के पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तो होती है, आंध्र प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी जो कुछ हिस्से होते हैं ना, वो जो हमारा स्केलेटन फ्लोरोसिस जो होती है उसके मामले सामने आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि वहां पर जो जहाँ पर पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है ना, तो पीने के पानी में फ्लोराइड की जो आवश्यकता है वो हमारी कम है, और उसमें फ्लोराइड जो होता है उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाए, कंटेंट अधिक हो जाए फ्लोराइड का, तो वो हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम जो लेवल होता है फ्लोराइड्स का ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, वो 0.5 टू 0.8 मिलीग्राम पर लीटर होता है। यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 0.5 से लेकर 0.8 मिलीग्राम तक क्लोराइड होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमारी जो स्केलेटन फ्लोरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, जो क्रिपलिंग डिजीज होती है, बहुत ही ज्यादा भयानक जो बीमारी होती है वो हमारी हो जाती है। और अगर कम लेते हैं, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे डेंटल क्राइसिस है वो भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत तो आपको खाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फ्लोराइड भी जरूरी होता है, फ्लोरिन्स भी खाना। और मतलब कि कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो हमारा बिल्कुल कम लेवल पे है, एलिमेंट के तौर पर भी है, या फिर हमारे विटामिन है, सभी को बैलेंस में लेना ही अच्छा रहता है। अगर आप बैलेंस जहाँ पर खराब करते हो, तो वहीं पर आपकी बॉडी के अंदर जो भी हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसमें गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं जिंक की। तो जिंक जो होता है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है, कितनी रिक्वायरमेंट उसकी होती है हमारी बॉडी में फंक्शन के हिसाब से। तो इन्होंने बताया जिंक इज ए कंपोनेंट ऑफ मोर देन 300 एंजाइम्स। तो इन्होंने बताया कि जिंक, जिसको हिंदी में जस्ता बोला जाता है, ठीक है, जो जिंक जो होता है उसमें 300 एंजाइम्स यानी कि 300 यानी कि 300 से भी ज्यादा जो है हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं ना एंजाइम के, वो हमारे 300 से भी ज्यादा जिंक के अंदर पाए जाते हैं। इट इज एक्टिव इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोसाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो इसमें जो ग्लूकोसाइड्स होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का ग्लूकोज होता है या प्रोटीन होता है, ये इसको क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, और क्या करता है इसमें, एक्टिव करने के साथ साथ रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन। तो जो इंसुलिन हमारा होता है, इंसुलिन का सिंथेसिस करता है, यानी कि संश्लेषण हम जिसको बोल देते हैं। द पेनक्रियाज एंड फॉर द इम्यूनिटी फंक्शन। और जो पेनक्रियाज होती है उसके अंदर इम्यूनिटी फंक्शन यानी कि हमारी जो वर्क होता है या हमारी प्रतिरक्षा क्षमता से संबंधित जो वर्क होता है वो कराने का काम ये करता है। तो देख सकते हैं जो जिंक हमारा होता है उसने क्या क्या वर्क कराया, ग्लूकोज और जो प्रोटीन है उनको सक्रिय करने का काम करता है, यानी कि उनको एक्टिव कर देता है काम करने के लिए। इंसुलिन का सिंथेसिस करता है और पेनक्रियाज में इम्यूनिटी फंक्शन कराने का काम करता है। ठीक है, जिंक डेफिशिएंसी हैज बीन रिपोर्टेड टू रिजल्ट इन ग्रोथ फेलियर एंड सेक्शुअल
और infantilism of the adolescent and in loss of taste and the delayed wound healing। तो भी इन्होंने बताया अगर जिंक की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, उसमें जो ग्रोथ होती है बच्चों की, यानी कि जो यौवन अवस्था हानि होती है, वो जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, ग्रोथ फेलियर हो जाती है। और इसमें जो सेक्सुअल चीजें होती है हमारे, उसमें क्या हो जाती है, इन्फेंटलिज्म हो जाता है, यानी कि जिस भी तरीके की अपरिपक्वता, यानी कि पूर्ण रूप से यौन चीजें जो होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। एक यौन इंसान, जो एक युवा इंसान होता है, जवान इंसान होता है, उसके अंदर सेक्सुअल जो हमारी ग्रोथ होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है। और लॉस ऑफ टेस्ट, और उसके जो स्वाद होता है जीभ का वो कम हो जाता है, यानी कि कोई भी चीज जो है उसमें टेस्ट उसको नहीं आएगा। एंड डिलेड वुंड हीलिंग, और जो घाव वगैरह हो जाते हैं बॉडी में वो भी बहुत ही देरी से ठीक होंगे। ठीक है। तो जो जिंक की कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो ये सारी की सारी चीजें हमारी दिखाई देती हैं, ये सिम्टम हमारे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसने बताया है, इसने मिल्डर फॉर्म्स जो हमारी होती है, तो मिल्डर फॉर्म्स के अंदर हमारा आ जाएगा forms of zinc deficiency has been associated with low birth weight of the intrauterine growth of the retardations and the पैराट्रम्स डिलीवरी। तो इन्होंने बताया कि जस्ता की कमी जो है वो हमारी बहुत सारी जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, हल्की फुल्की जो कमियां होती हैं, उसकी वजह से मतलब हल्की फुल्की समस्याएं हमारी हो जाती हैं। जैसे कि जिंक की कमी होने के बाद जो होती है तो उसमें बच्चे का जो वजन होता है वो कम मिलेगा। ठीक है। तो जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, और जो यूट्रस की जो ग्रोथ होनी होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, यूट्रस की जो ग्रोथ होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी, इसमें भी रुकावट पैदा हो जाती है। और इस समय से पहले डिलीवरी जो है वो समय से पहले भी हो सकती है। ये सारी की सारी समस्याएं भी जिंक से संबंधित ही जोड़ी जाती हैं कि भाई अगर जिंक की कमी है, मदर ने अगर जिंक पूर्ण रूप से नहीं लिया है अपने पोषण के अंदर, डाइट के अंदर, तो बच्चे का वेट कम हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होगा यूट्रस के अंदर, और जो डिलीवरी है वो भी समय से पहले हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जिंक की डेफिशिएंसी के साथ जोड़ी जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है, सेवरल स्टडी हैव इंडिकेट दैट जिंक सप्लीमेंट may reduce the इंसिडेंस ऑफ द क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। तो इन्होंने बताया है कि जितनी भी हमारी जो स्टडी की गई है ना, उन स्टडी से पता चलता है कि जो हमारे जिंक के जो हमारे सप्लीमेंट है, ठीक है, जिंक के सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जिनके अंदर हमारा जिंक पाया जाता है, बच्चों के अंदर मलेरिया और जो हमारी किसी भी तरीके की जो मलेरिया से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, या फिर हमारे क्लिनिकल अटैक है मलेरिया के, तो उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनका निवारण जो है वो हमारे जिंक के द्वारा किया जाता है। तो उनके लिए जो है जिंक सप्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये सप्लीमेंटेशन जो होता है, रिड्यूस द इंडिकेशंस ऑफ द क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। तो बच्चों के अंदर पाए जाने वाला जो मलेरिया के जो अटैक होते हैं उनको कम किया जा सकता है, किससे, जिंक के जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं उनके द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने बताया जिंक डेफिशिएंसी इज कॉमन इन चिल्ड्रन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री। तो वही जो जिंक की जो कमी है वो जो डेवलप्ड कंट्री है, हमारे जो विकासशील जो देश है, उनके अंदर जिंक की कमी जो है वो कॉमन होती है। ठीक है। तो जिंक सब्सटेंस की कमी उनके अंदर पाई जाती है टू लैक ऑफ इनटेक ऑफ एनिमल्स फूड, क्योंकि उन वो जो एनिमल्स फूड होते हैं उनकी क्या हो जाती है, उनको लेने में कमी करते हैं वो। हाई डाइटरी जो हमारी फैटेड कंटेंट जो होता है इंडिकेट फूड या फिर इनटेक एंड द इंक्रीज ऑफ द फिकल्स लॉस ड्यूरिंग डायरिया। तो भाई इसमें जो हमारी डाइटरी की जो चीजें होती हैं, यानी कि विकासशील देशों में क्यों हमारे जिंक की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो हमारे एनिमल फूड वगैरह जो होते हैं, जो हाई डाइटरी की जो कंटेंट होता है वो अपनी डाइट के अंदर शामिल नहीं करते। जो वो ले रहे होते हैं भोजन, जो फूड इनटेक वो करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो फिकल मैटर में डायरिया वगैरह जो बढ़ जाता है, तो उनकी वजह से भी हमारी ये चीजें होती हैं, जिंक को लेकर के प्रॉब्लम होती है, जिसका कारण हमारे जो पशुओं के द्वारा मिलने वाला जो भी हमारा भोजन होता है, आहार में फाइटेट की जो मात्रा अगर ज्यादा नहीं है, तो फाइटेट की मात्रा भी हमारी इतनी ज्यादा जरूरी होती है ना। हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था कि फाइटेट का जो कंटेंट होता है वो भी हमारी डाइट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर उसकी मात्रा सही नहीं है, और जो भी हम किसी भी प्रकार का भोजन लेते हैं, ठीक है, फूड इनटेक करते हैं, तो और जो डायरिया वगैरह अगर हो जाता है, ठीक है, तो दस्त के दौरान भी हमारा जो मल में ज्यादातर अत्यधिक मात्रा में हमारा जो जिंक होता है उसकी हानि हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमारी कॉमन बताई गई है डेवलप कंट्री के अंदर, जो डाइट की वजह से होने वाली चीजें, यानी कि एनिमल फूड ना लेना और फाइटेड जैसा कंटेंट हमारी डाइट में शामिल ना करना, और जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसके अंदर अगर डायरिया यानी कि दस्त वगैरह की समस्या आपको ज्यादा हो रखी है, तो उसमें भी जिंक जो सब्सटेंस होता है उसका लॉस हो जाता है। तो जिंक के जो हमारे सप्लीमेंटेशन से in combination with the oral rehydration therapy has been shown of the significantly reduce the duration of severity of acute and the persistence of diarrhea and the increase several in a number of the randomized control of trials। तो इन्होंने बताया है कि वही कई हमारे जो हमारे जो कंट्रोल किए गए जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह बताए गए ना, जिंक जो हमारा सप्लीमेंटेशन है और रिहाइड्रेशन थेरेपी के लिए जितने भी हमारे
जो सिग्निफिकेंटली जो हमारी चीजें बताई गई, यानी कि जो भी हमारे किसी तरीके के रिकमेंडेशन या ट्रायल या टेस्ट हमारे जो दिए गए हैं, रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो हमारे दिए जाते हैं। रैंडोमाइज जो हमारे कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की चीजों को नियंत्रण करने के लिए या फिर किसी भी तरीके के रिहाइड्रेशन जो थेरेपी होती है, नियंत्रण या परीक्षण या टेस्ट होता है, उसमें दिखाया गया है कि जिंक सप्लीमेंट जो होता है ना, उसका जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के साथ मिलाकर अगर लिया जाता है तो उसमें बहुत ही तेजी से, यानी कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही जो लगातार दस्त की जो अवधि होती है या फिर उसकी जो गंभीरता, जो खतरे होते हैं, उनमें कमी आती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप उसको लेते हैं तो जो आपको जो समस्या हो रही है दस्त के वाली, वो रुक जाएगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सीवियरिटी अक्यूज द प्रेजेंस ऑफ डायरिया, तो उसकी जो समस्या है डायरिया की वो भी रुक जाएगी और उस पर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे इसके बाद जो हमारी जो दर होती है, किस चीज की दर बताई गई इन्होंने, इंक्रीजेस सेवरल इन ए नंबर ऑफ द रेमोडाइज कंट्रोल ट्रायल जिंक इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द फूड स्टफ बट एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें जो हमारी जो दर भी बताई है इन्होंने, तो यही बताई है कि जो मृत्यु दर है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जीवित रहने की जो दर है उसमें वृद्धि होगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी। और जिंक जो है वो कैसे मिलता है हमें, जिंक जो है वो हमारे पशु है या हमारी वनस्पति है, फूड स्टफ से मिलेगा, या फिर हमारे जो पशुओं से या वेजिटेबल्स यानी कि वनस्पति से मिलेगा। बट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इन वेजिटेबल्स फूड इज लो। तो वही ये हमारे पशुओं से और वनस्पति दोनों प्रकार के जो खाने की जो चीजें होती हैं उनसे ये हमारा मिलता है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ में जो हमारा पाया जाता है, वनस्पति में मतलब दोनों में मिलेगी, लेकिन एक जो हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें जो पाया जाता है, लेकिन वनस्पति जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उनमें जिंक की मात्रा कम पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, यानी कि एनिमल्स और वनस्पति दोनों में पाया जाएगा। पशुओं के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं और वनस्पति के द्वारा मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं दोनों में पाया जाता है, बट जो वनस्पति वाले जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर जिंक की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, एनिमल फूड में जैसे कि मीट है, मिल्क है, फिश है, ठीक है, डिपेंडेबल सोर्सेज ये हमारे होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हमारी पाई जाएगी जैसे कि हमारा मांस, दूध, मछली है या पशुओं के द्वारा जिंक का जो एक विश्वसनीय बताया जाता है, ट्रस्टेबल यानी कि डिपेंडेबल हमारा सोर्सेज बताया जाता है। सजेस्टेड डेली इनटेक फॉर द एडल्ट 17 mg पर डे। तो भी जो सजेस्ट किया जाता है कि एक जवान आदमी को दिन में 17 मिलीग्राम पर डे जो है जिंक की मात्रा लेनी चाहिए, और 13.2 mg पर डे फॉर वुमेन, और एक औरत को 13.2 मिलीग्राम दिन में जिंक की मात्रा लेनी चाहिए, और 10 mg पर डे जो है वो एक बच्चे को दिया जाना चाहिए, और 5 mg जो है वो एक इन्फेंट यानी कि छोटे शिशु को दिया जाना चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड द लैक्टिंग वुमेन नीड मोर। तो वही जो हमारी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की ग्रोथ चल रही है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज है, या फिर जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उनमें जरूरत जो है वो ज्यादा पड़ती है इसकी। मोस्ट ह्यूमन डाइट प्रोवाइड दिस अमाउंट। और मोस्टली जो ह्यूमन की जो डाइट होती है, जो अपने खाने पीने की जो रूटीन होती है, जो चीजें होती है, उनके अंदर ये हमारा जो अमाउंट होता है जिंक का, ये हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो उसी से हमारी पूर्ति भी हो जाती है जिंक की खाद्य पदार्थों से ही। तो नेक्स्ट देखेंगे हम।